गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज पुनः हम लोग हैं कक्षा 6 में भूगोल पाठ के। ये हमारा सौर मंडल। मैंने पिछले कक्षा में जो चर्चा किया था ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ठीक है, और सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो आप मैंने चर्चा किया, इस पे आप लोग समझ गए कि किस तरह 8 ग्रह हैं और सबके कितने डिस्टेंस हैं, सबके अलग अलग नाम्स क्या हैं, सबके कितने उपग्रह हैं, ठीक है। इन बातों का हमने चर्चा कर लिया था। हम कुछ बात अभी थोड़ा सा सीखेंगे एक्स्ट्रा कि एक चीज़ आप जानिए कि दिन और रात कैसे होता है, ठीक है। दिन और रात कैसे होता है इसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसा कि पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष में घूमता रहता है, ऐसे अपने अक्ष में गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि सूर्य की रोशनी इधर से निकल रही है और ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है कि ऐसे ऐसे घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है, ठीक है। ऐसे जो है ये रोटेट करते रहती है, घूमते रहती है। तो पृथ्वी के जिस भाग में सूरज की रोशनी पड़ेगी वहां पे दिन होगा, और जहां पे सूरज की रोशनी इस तरफ नहीं पड़ पाएगा वहां रात रहेगा। और इस तरह से फिर क्या होता है, ये घूम के फिर क्या होता है, ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे घूम के वापस जो इस तरह से आ जाती है सूरज के सामने। तो जो भाग सूरज के सामने आ गया वहां सुबह से फिर दिन से दोपहर, और दोपहर से फिर शाम, शाम से रात, इस तरह से घूमते रहती। 24 घंटा में, जो 24 घंटा का टाइम है, इस 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष में लगा लेती है। इसी कारण से क्या है, ये दिन और रात होती है, ठीक है। जिधर रोशनी पड़ेगी उधर दिन रहेगा और जिधर रोशनी नहीं रहेगा उधर रात होगा। तो ये जो हमेशा घूमते रहती है इसी कारण से ऐसा होता है, ठीक है। तो दिन और रात हम समझ गए। और मौसम भी क्यों बदलता है, गर्मी बरसात, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने ये भी जाना कि ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष में, सूरज के चारों तरफ चक्कर भी काटता है। 2 तरह के घूर्णन यहाँ है, एक है ये घूर्णन और ये चक्कर काटने वाली, ठीक है। ये चक्कर जब काटती है तो क्या है कि जगह जिसे इसकी रोशनी का जो पड़ने का तरीका है कि जहाँ पे जिस जगह कभी कहीं तिरछा रोशनी पड़ता है, कहीं सीधा रोशनी पड़ता है। तो जहाँ पे सीधा रोशनी जाएगा वहाँ पे गर्मी रहेगी, और जिस भाग में तिरछी रोशनी हो जाएगा वहाँ पे ठंडी रहेगी। और ये जो अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुका हुआ रहता है, इस वजह से इस तरफ ज़्यादा गर्मी और इस तरफ ज़्यादा गर्मी, इधर ठंडा पड़ जाएगा। तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ रहने के कारण और प्लस जो चारों तरफ घूमने के कारण ये मौसम भी बदलता रहता है। तो ये दिन और रात और मौसम की थोड़ी सी जानकारी थी। इस पे डिटेल्स भी चर्चा हो गया, इसका भी अध्याय है। हम लोग आते हैं थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। चंद्रमा जैसा क्या है कि चंद्रमा जो था हमने बताया था कि जो मान लीजिए पृथ्वी है और चंद्र जो है क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। चंद्रमा है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। इस तरह से क्या होता है कि जो चंद्रमा को आप लोग देखे होंगे कि जिस तरह से हमने बताया था 27 दिन, यानी 27 दिन 7 घंटे में ये एक चक्कर यानी ये भी ऐसे रोटेट कर रहा है, ये भी घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और साथ ही साथ ऐसे भी घूम रहा है, अपनी सर्किल में भी घूम रहा है। इस तरह से क्या होता है कि ये सर्किल में भी घूम रहा है और खुद भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि चंद्रमा का दोनों समय बराबर है, यानी ये एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे में एक चक्कर भी लगा लेता है
और 27 दिन 7 घंटे में ये एक चक्कर, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे घूमती है, उसी तरह से ये एक चक्कर जो है उसको जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आना तो उतना टाइम इसको ऐसे भी घूमने में लगता है। यानी पृथ्वी से काफी धीरे घूमती है। रोटेशन इसका जो है अपना जो अक्ष में घूमने का तरीका है वो पृथ्वी से धीरे है। यानी 27 दिन 7 घंटा लगता है ऐसे भी घूमने में और ऐसे भी। इसलिए मैंने बताया अभी था कि हमेशा जितना पार्ट ये घूमता है और हम लोग हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, एक भाग हम लोग कभी इधर वाला भाग कभी नहीं देख पाते। जितना दूर ये घूम के इधर आता है तब तक हम भी ये जगह भी चेंज कर लेता है, जिसके वजह से हम लोग क्या होता है उसका एक ही पार्ट हमेशा देख पाते हैं, दूसरा पार्ट नहीं देख पाते हैं। ये चर्चा मैंने पहले किया था। हम लोग देखना चाहेंगे कि कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि चंद्रमा का विभिन्न रूप क्यों हो जाता है, थोड़ी सी इसकी भी जानकारी दे देना जरूरी है। क्या आपका चंद्रमा का विभिन्न रूप कैसे होता है, कभी छोटा कभी बड़ा कभी पूरा गोल कभी हंसुआ जैसा, है ना, ऐसा आपको दिखता है। तो इसको भी आप थोड़ा सा जानिए कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, पृथ्वी का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो हमको दिखाई देता है ये अपना कोई प्रकाश इसके पास नहीं है। चंद्रमा जो है ये सूरज के प्रकाश चंद्रमा में जाके लगता है, ठीक है। ये लगता इसलिए है कि ये जो इसका जो अक्ष होता है पृथ्वी का और चंद्रमा का अलग अलग सेंटर में है, ये ऐसे घूम रहा है तो इसका तिरछा है, तो इसलिए हमेशा प्रकाश पड़ता रहता है। लेकिन चंद्रमा का जो प्रकाश जहाँ पड़ता है ये पृथ्वी की वजह से भी और अक्ष में घूमने की वजह से भी हमेशा एक जैसा नहीं पड़ पाता है। वो 27 दिन 7 घंटे में उसके कुछ भाग में जो चंद्रमा का प्रकाश जो वहां पड़ता है या जहां से वो रिफ्लेक्ट होता है, पड़ता भी होगा ज्यादा, लेकिन जो जिस भाग से रोशनी रिफ्लेक्ट होती है पृथ्वी की ओर, जितनी भाग से पृथ्वी की ओर रिफ्लेक्ट हो पाता है उतना ही भाग पृथ्वी में दिखाई देता है। चंद्रमा का रिफ्लेक्ट होता है परावर्तन होना, किरणें, जैसे किरणें यहाँ से गई और जिस भाग में किरण लगा उस भाग का किरण पृथ्वी में लौट के आई, तो ये पृथ्वी में गया और पृथ्वी से लौट के आया, ठीक है। तो जहां तक पड़ा और जहां तक की भाग का दिख पाता है उतना भाग हमको पृथ्वी तक दिखाई देता है। और उसलिए क्या होता है, ये जब अपना जगह चेंज किया तो जैसे ही जगह चेंज करता है तो इसकी हिस्से बढ़ जाते हैं। यहाँ कम दिखाई दिया थोड़ा सा, यहाँ जब चांद आ गया हो सकता है ज्यादा हिस्सा में दिखाए, ज्यादा हिस्सा में रोशनी दिखाई देगा और ज्यादा हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ आएगा तो आधा पूरा दिखाई देगा, है ना, आधा हिस्सा में रोशनी लगेगा और आधा रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ जब आएगा तो हो सकता है पूरा चांद का रिफ्लेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, पूरे चांद का रोशनी उसकी पृथ्वी पे दिखाई देगा। इस तरह से क्या होता है कि ये जो चारों तरफ घूमती रहती है, ये रिफ्लेक्शन चांद का जितना भाग से पृथ्वी पर जितना भाग से परावर्तित होता है रोशनी, उतने भाग हमें दिखाई देता है। इसलिए बाकी भाग अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए हम लोग को चांद का अलग अलग रूप, 15 दिन तक अलग रूप और फिर 15 दिन तक, यानी 15 दिन नहीं 14 दिन कुछ होता है। तो इस तरह से महीने, एक महीना जो हम लोग मानते हैं हिंदी के मतलब हिंदी धर्म में, चाहे हिंदी के जो भारतीय कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से इस तरह से महीने होते हैं। जब चांद पूरा पूर्णिमा हो गया तो मंथ बदल जाता है, फिर एक दिन हुआ, फिर पहला चांद, दूसरी चांद, तीसरी चांद करते करते हम लोग फिर 15 दिन बाद पूर्ण अमावस्या और अमावस्या के बाद फिर से चांद, ठीक है। इस तरह से महीना भी बदल जाता है। ये तो था चांद के विभिन्न रूप। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, ऐसा भी होता है। तो हम बता रहे हैं कि जब क्या होता है कि ये जो सूरज का रोशनी चांद के पूरे फेस में लगेगा, यानी एक तरफ ही लगेगा, लेकिन फिर भी पूरा दिखेगा, मतलब गोल दिखेगा, आधा दिखेगा तो आधा भी सामने से जो दिखेगा वो गोल टाइप का दिखेगा ना, रोटी की तरह। तो ये जो आधा में लगा ये पूरा ये हल्का झुका हुआ रहता है, इसका अक्ष और इसका अक्ष अलग अलग है तो पूरा दिखता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि दोनों का अक्ष दोनों एक ही लाइन में आ जाता है। ये सूरज का रोशनी, पृथ्वी का जगह और चांद, ये कुछ
पल तक, जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन कुछ पल तक, कुछ घंटों तक हो सकता है पृथ्वी बीच में आ जाए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो पृथ्वी बीच में आ जाती है और चंद्रमा को कुछ देर के लिए धीरे धीरे करके ढक लेती है और चंद्रमा में रोशनी पूरी तरह से ढक सकती है कुछ घंटों के लिए, है ना, 2 4 5 घंटे के लिए। इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती, कभी कभी एक ही सीध में तीनों आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, चंद्र ग्रहण लग गया। कहने मतलब चंद्र का जितना भाग ढक जाएगा या धीरे धीरे ढकता और फिर हटता भी है, तो इस तरह से चंद्र ग्रहण लग गया। ठीक, तो चंद्र ग्रहण कैसे लगा कि ये रोशनी पड़ी और ये रोशनी इस पे वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि पड़ा ही नहीं, जहां तक पड़ा वहां तक। अभी आधा चंद्र ग्रहण लगता है, कभी पूर्ण चंद्र ग्रहण लग जाता है, जितना भाग तक ये पूर्णिमा के दिन अगर एक सीध में आ गया, ध्यान रहा जाए, अगर पूर्णिमा के दिन इसकी अक्ष, इसका लाइन और इसका लाइन और सूरज की किरणें, ये तीनों एक अक्ष में आ गया, एक सीध में आ गया पूर्णिमा के दिन, तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण लग सकता है। ये हमेशा नहीं लगता है, ये कभी कभी साल में कई बार लगते हैं, 6-7 बार लग सकता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन अगर ये जो पृथ्वी है और कभी कभी घूमते घूमते दिन के समय चांद जो है, ये चांद है या चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो अगर इसकी किरणें चांद जो है, चांद कभी कभी पृथ्वी के और सूर्य के बीच में अक्ष बराबर अक्ष में आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन के समय चांद घूमते घूमते पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण, क्योंकि हम लोग सूर्य को देख नहीं पाते हैं, कभी कभी कुछ हिस्सा तक, कभी कभी पूर्ण रूप से हम लोग नहीं देख पाते हैं। जब हम लोग सूर्य को नहीं देख पाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। कभी कभी हाल में कुछ ही दिन पहले आपने सूर्य ग्रहण देखा होगा, तो सूर्य ग्रहण था मतलब कि चांद बीच में आ गया पृथ्वी के बीच में, और इस स्थिति में हम लोग उस समय तक, उस काल तक, उस घंटों तक हम सूर्य को नहीं देख पाए या कुछ कम देख पाए या ढका हुआ देख पाए। कभी कभी थोड़ा ढकता है, कभी पूरा भी ढक सकता है। इस परिस्थिति को क्या कहते हैं हम लोग, इस परिस्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो हमने ये देखा कि चांद किस तरह अपना रंग रूप बदल लेता है और किस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगती है। ठीक है, हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इस पे कि क्षुद्र ग्रह पे। क्षुद्र ग्रह जो था, जिसको हमने पहले चर्चा किया था कि किसके बीच में होता है, वो मंगल और बृहस्पति के बीच में। वो जो ऑर्बिट बना हुआ रहता, हमने कल चर्चा उस दिन किया था पिछले क्लास में, कि ऑर्बिट के बीच में ये जो मंगल जो घूमती है और ये बृहस्पति जो घूमता है, इस बीच में छोटे छोटे पत्थर के, छोटे बड़े पत्थर जैसे टुकड़े, है ना, ये घूमते रहते हैं। ये घूमते रहते हैं किसका, सूरज के चारों तरफ। जिस तरह से चंद्रमा, पृथ्वी, जिस तरह से मतलब मंगल, बुध, बृहस्पति, सारे 8 ग्रह घूमते हैं और भी चीजें, उस तरह क्षुद्र ग्रह भी घूमते रहते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह जो है, माना गया है कि कभी कोई विस्फोट, किसी ग्रह का, किसी पिंड का विस्फोट हुआ था और उसके कई टुकड़े, कई हिस्से हो गए किसी ग्रह के विस्फोट की वजह से, और उन टुकड़े अभी भी गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी का और सूर्य के और ग्रहों के खिंचाव के कारण आज भी वो घूम रहा है और ये घूमता ही रहता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। इसके बाद एक चीज और है, इसको कहते हैं हम लोग उल्का पिंड। ये क्षुद्र ग्रह था, क्षुद्र ग्रह, और हम लोग एक चीज है इसमें, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है कि आकाश में कभी कभी किसी पिंड के टुकड़े या क्षुद्र ग्रह या कोई भी ऐसे पिंड, आकाश में बहुत से ऐसे पिंड हैं जो अपने गुरुत्वाकर्षण को खो देता है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है किसी खिंचाव और किसी कारण से। तो वो क्या होती है कि पृथ्वी की ओर कभी काफी तेजी से गिरने लगता है। पृथ्वी के जैसे ही वायुमंडल में वो प्रवेश करता है तो जल उठता है उसकी घर्षण की वजह से।
पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण की वजह से क्या होता है, वो हदक जाता है, जल जाता है, दहक जाता है। जो वो दहकता है वो हमको जलता हुआ गिरता हुआ नजर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। उल्का पिंड पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसमें माना जाता था कि कई बार उल्का पिंडों का बारिश होती थी, उल्का पिंडों की बारिश हो जाती थी, तो जीवों को काफी नुकसान भी होता था। इस तरह से अभी तो एक आध उल्का पिंड हम लोग देखते हैं गिरते हुए, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां कभी कभी उत्पन्न होती है जब उल्का पिंडों की बारिश सा हो जाती है। कभी कभी कुछ उल्का पिंड जो पूरा जल नहीं पाता है, वैसे उल्का पिंड क्या होता है, पृथ्वी तक आके गिर भी जाती है, टकरा भी जाती है और पत्थर की भांति वो टक्कर भी हो जाता है, वैसे उल्का पिंड भी गिरती है। तो ये था उल्का पिंड। अब एक चीज और है, उसको कहते हैं हम लोग आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है कि जैसा कि गंगा में हम लोग गंगा नदी जानते हैं, तो पूरी पृथ्वी में जब यानी सूर्य जो भी आसमान हमारा है, वो आकाश में आप रात्रि के समय जब एकदम से साफ रहे, बादल जरा सा भी न रहे, तो आप देखिएगा कि एक रोशनी की तरह आसमान के इधर से उधर गया हुआ रहता है। ठीक है, लगेगा एक कोई नदी बह रही है रोशनी की, उसके बीच में असंख्य तारे रहते हैं, असंख्य छोटे बड़े तारे आपको दिखाई देंगे। जो इस तरह की रोशनी का एक पट्टी दिखाई देता है, वो एकदम से फ्रेश आसमान होगा तभी आपको दिखाई देगा। तो ऐसी पर जो रोशनी की एक पट्टी को, उसको आकाश में ऐसा माना गया कि रोशनी की गंगा बह रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आकाश गंगा। आकाश गंगा, और इंग्लिश में इसको मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की मतलब दूध के नदी या दूध के रास्ते। तो ये जो है आकाश गंगा, ये हमारी जो सोलर सिस्टम है यानी सौर मंडल है जो हमारा, ये सौर मंडल उस आकाश गंगा का एक भाग है। सोचिए, जितने बहुत से तारे और सूरज और सूरज के ग्रह, उसके उपग्रह, सारे उस आकाश गंगा में समाहित है। यानी वो जो हमको दिखाई दे रहा है उसका एक भाग जो है वो आकाश गंगा का भाग है, ये पूरा हमारा सौर मंडल। ये इस तरह के और भी सौर मंडल होगा, हर और भी तारों का अपना अपना मंडल होगा, अपना अपना परिवार होगा। इस मिल्की वे में, इस आकाश गंगा में वो है। और इस तरह के कई आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में है। तो सोच के देखिए कि ब्रह्मांड की क्या विशाल परिकल्पना है। जो सूरज की और पृथ्वी की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर जो दूरी है, ये दूरी सोचिए अपने आप में कितना है। ठीक है, चांद की दूरी, चांद जिसको हम लोग बहुत नजदीक बोलते हैं, वो कितना, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। और 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर, तो वो कितना करोड़ किलोमीटर, और उस पे भी ना जाने कितने तारे, वो अरबों खरबों किलोमीटर दूर में है। उस हिसाब से समझ लीजिए। और ऐसा एक आकाशगंगा नहीं, कई आकाशगंगा हमारे इस ब्रह्मांड में है। तो इस ब्रह्मांड का कल्पना अगर आप करिएगा तो आपको लगेगा ये अनंत की तरह ये लगेगा कि कहाँ इसका कोई एंड नहीं है, कहाँ तक इसका मतलब प्रसार है, ये पता आपको नहीं चल पाएगा। सूरज की रोशनी जो है पृथ्वी पर आती है, तो उसमें जैसे क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि 3 लाख पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो है क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें चलती है हवा में। प्रकाश की किरण जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलता है, और 15 करोड़ किलोमीटर दूर है कौन, सूरज। इसको इससे भाग दीजिएगा तो आएगा आपका 500 सेकेंड। 500 सेकेंड को 60 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 8.33 मिनट। कहने का मतलब जो है 8 मिनट के लगभग सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। ये भी प्रश्न कभी पूछा जाता है कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी में पहुंचने में कितनी देर लगता है,
तो है 8 मिनट लगभग लगता है। उसी तरह चांद जो परावर्तित, चांद की तो रोशनी है नहीं, लेकिन चांद से जो परावर्तित किरणें हैं वो पृथ्वी में आने में कितना लगता है, तो मात्र 1.3 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 3,84,400 किलोमीटर मात्र है और 3 लाख किलोमीटर रफ्तार है प्रति सेकेंड किसका, किरणों का, प्रकाश की किरणों का। तो ये लगभग 1.3 सेकेंड में पहुंच जाती है। तो दूरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कितनी दूरी है। उपग्रह तो आपने समझ लिया, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, हमने चर्चा किया था या नहीं किया था, लेकिन जान लीजिए कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। मंगल का 2 उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति का हमने 67 बताया था उपग्रह। ठीक है, शनि का बताया था 62 उपग्रह। इस तरह से सबका उपग्रह है, सिर्फ बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये चीज जान लीजिए। लेकिन उपग्रह यानी सैटेलाइट, इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं उपग्रह को सैटेलाइट। मनुष्यों ने भी, पृथ्वी के मानव ने भी कुछ उपग्रह बना लिए। यानी उपग्रह का मतलब ऐसे ग्रह, ऐसे पिंड, ऐसे चीज जो पृथ्वी का चक्कर लगाता हो। चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं ना, उसी तरह से चांद की तरह ही पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला कुछ पिंड कुछ बना लिया, उसको नाम दिया गया मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह। तो मानव निर्मित उपग्रह जो है ये हम लोग अपने पृथ्वी से वहां पे भेजते हैं और हमारी पृथ्वी की चारों तरफ वो जो है चक्कर काटती रहती है। इससे हमको क्या फायदा होगा? फायदा ये है कि उससे हमें रेडियो तरंगे, इंटरनेट की तरंगे, ठीक है, और कई तरह के चीजें जैसे रडार की तरंगे। रडार हम लोग जैसे जानते हैं कि बॉर्डर क्षेत्र में लगाया जाता है दुश्मन की, दूसरे देशों की गतिविधि को जानने के लिए कि कोई हमारे आसपास तो आक्रमण नहीं कर रहा है। तो ऐसी चीजों को जानने के लिए, उस सारे तरंगों का सिस्टम को भेजने के लिए इस तरह की एक सैटेलाइट भेजा जाता है आसमान में, और पृथ्वी के चक्कर काट के वो इंफॉर्मेशन भेजता है कि अभी क्या किस तरह से है, या फोटोज भेजते हैं, या हमारा इंटरनेट का जो जाल है, हमारा सैटेलाइट का जो जाल है, ये सारे चीज भेजता है। हमें टीवी का जो सिग्नल्स मिलते हैं, रेडियो के जो सिग्नल्स मिलते हैं, इंटरनेट का जो सिग्नल्स मिलते हैं, मोबाइल का जो सिग्नल्स मिलते हैं, ये सारे चीजें इन्हीं सैटेलाइटों के द्वारा संभव है। जो मौसम, आजकल मौसम वैज्ञानिक लोग मौसम का बहुत परफेक्ट लगभग बता पा जाते हैं कि हाँ वर्षा कब से कब होगी, मौसम कैसा रहेगा। ये मौसम भी कहीं ना कहीं इन सैटेलाइटों के थ्रू ही पता चल पाता है कि कैसे हवा का वेग है, कहाँ से मतलब बादल आ रही है और किस क्षेत्र में जाके वर्षा करा सकती है। तो इस तरह से हमारे वैज्ञानिक लोग, नासा के वैज्ञानिक लोग, हमारे वैज्ञानिक लोग जो हैं इस तरह की चीजें भेज के चीजों को पता लगाता है। मतलब सबसे पहले रूस ने पहला प्रयास किया था इस तरह का एक मानव निर्मित उपग्रह भेजने के लिए। उसका नाम था स्पुटिक 1 इस तरह का एक सैटेलाइट भेजा था। और ये 1957 में 4 अक्टूबर 1957 को पहली बार रूस द्वारा इस तरह का सैटेलाइट भेजने का प्रचलन हुआ। और उस समय से लेकर के बहुत से देश अपना अपना सैटेलाइट भेज रहे हैं। भारत भी अपना कई सैटेलाइट भेज चुका है। और हम लोग मतलब इस ब्रह्मांड के और अनेक ग्रहों के और सभी चीज़ों की गतिविधियों के बारे में खोज अध्ययन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये चैप्टर था आज का, जो हमारा सौरमंडल था। और इसको हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश किए और आप पूरी तरह से बात को समझ चुके होंगे। क्वेश्चन आंसर में भी आप आइएगा और क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं होगा वो हमको जरूर व्हाट्सएप से पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक।